बताइएगा ये हंगूर क्लैन सबमरीन ये क्या है, चीन में कमीशन हो रही है और नेवी तजुर्बे कर रही है पाकिस्तान की। जी बहुत शुक्रिया जामी मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपने बिल्कुल सही कहा, ये हंगोर सबमरीन एक सबमरीन का नया सिलसिला है। इसकी क्लास हंगोर क्लास है और पहली सबमरीन का नाम भी हंगोर है। पहले तो इसके नाम पे बात कर लेते हैं कि ये नाम क्यों रखा गया है। आपको याद होगा 1971 में एक पीएन सबमरीन हंगोर थी जी। जिसने भारत के एक जहाज को बुरी तरह डैमेज कर दिया था और दूसरे को डुबो दिया था, गर्क कर दिया था। हम्म। तो उस सबमरीन की जो लेगेसी है वो पाकिस्तान नेवी के लिए और पाकिस्तान नेवी की सबमरीन सर्विस के लिए बहुत अहम है। और उसी लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं और इस सबमरीन सीरीज का नाम हंगोर सीरीज रखा गया है। हम्म। अब ये जो हम हंगोर क्लास है, ये एक जदीद तरीन सबमरीन है जो कि चाइना से ली जा रही है। प्लेटफॉर्म भी नया है और इसके ऊपर जो वेपन सिस्टम्स हैं और इक्विपमेंट है, सेंसर्स हैं, वो सब जदीद तरीन है। जी। जो वेपन सिस्टम्स की अगर आप बात करें तो टॉर्पेडोज भी हैं और मिसाइल्स भी हैं। और मिसाइल्स वो हैं जो कि जेर सतह से सतह और जेर सतह से जमीन, इन हम्म। दोनों पे जो टारगेट्स हैं उनको एंगेज कर सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। हम्म। टॉर्पेडोज जाहिर बात है कि दूसरी सबमरीन्स को और फिर जो शिप्स हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं। जो सेंसर्स हैं वो बड़े लेटेस्ट किस्म के सेंसर्स हैं और बड़ी दूर तक रेंज है उनकी, देखने की, सुनने की, जांचने की। हम्म। और जब इन इस सारी चीजों को आप कंबाइन करते हैं तो हम्म। इस सबमरीन की देखने की, सुनने की, जांचने की सलाहियत और मार करने की सलाहियत बहुत जदीद है और बहुत दूर तक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें वो है इसका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, हम्म। जिस सिस्टम से ये चलती है, यानी इसका इंजन। हम्म। और ये न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम से एक दर्जे नीचे होता है, लेकिन ये सबमरीन को बेसिकली पानी, ज्यादा देर तक पानी के नीचे रहने की सलाहियत प्रोवाइड करता है। ठीक। जिसका मतलब ये है कि ये सबमरीन ज्यादा अरसे तक पानी के नीचे रह सकती है, छुपी रह सकती है, अपना काम कर सकती है, दूर तक जा सकती है। और इस दिफा के साथ साथ जो एक ऑफेंसिव ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी है हम्म। उसमें भी ये खातिर ख्वाह इजाफा करेगी। हम्म। तो अगर ओवरऑल पैकेज देखें तो इस सबमरीन को ये एक बड़ा यूनिक किस्म का प्रोजेक्ट है। और मैं समझता हूं कि इसके आने से पाकिस्तान नेवी की सलाहियत में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। एक और चीज जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। जी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जो 4 सबमरीन चाइना में बनेंगी और 4 जो पाकिस्तान में बनेंगी, वो अच्छा। पाकिस्तान में बनने वाली सबमरीन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बनेगी। हाँ। जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है तो जामी इसमें ना सिर्फ ये कि आपके पास सलाहियत आ जाती है सबमरीन को बनाने की, इसको निखारने की, इसको बेहतर करने की, बल्कि आपकी जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है मुल्क की, उसमें भी एक जिद्दत आती है क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री को आपने देनी होती है हम्म। और उन वहां से वो बनती हैं, तो उनको अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। फिर बहुत सारे नई जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें क्रिएट होती हैं। तो एक आप समझिए कि पूरा इकोसिस्टम नया आता है और एक जदीद तरीन इकोसिस्टम जो कि आपके लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। आई थिंक इससे अच्छी खुशआइंद बात पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के लिए और कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है अजब शाह साहब, मैं ये आपने इस सबमरीन की बड़ी तफसीलात से आगाह किया आवाम को कि कितना इंपॉर्टेंट है ये पाकिस्तान के लिए, माइलस्टोन आपने करार दिया। तो इससे ये फिर समझा जाए कि ये जो भारतीय वो आईएनएस विक्रांत वगैरह जो बहरी बेड़े उनके पास हैं, जो उनकी मूवमेंट होती है, उनका बड़ा मौसर हल भी होगा इन सबमरीन्स के ज़रिए उनकी ट्रैकिंग के लिए या उनको लोकेट करने के लिए, उनका तदारुक भी हम कह सकते हैं किसी हद तक। इसमें कोई दो राय नहीं है जामी कि ये जो भारतीय फ्लीट है उसके लिए ये एक मौत की खबर है। अच्छा। और अगर आप भारतीय मीडिया को देखें तो बहुत अरसे से जब से ये सबमरीन्स की खबरें आ रही हैं, उनके यहाँ एक वावेला मचा हुआ है। एक बहुत परेशान कुन हालात हैं वहां पे जो वो पेश करते हैं उनकी खबरें वहां की, कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम इसका क्या तोड़ निकालें और हम किस तरह इससे बचें। आप इमेजिन कीजिए कि इस वक्त जो हमारी कैपेबिलिटी है हम्म। या जो पिछले साल मई 2025 में थी हमारी कैपेबिलिटी, उस कैपेबिलिटी के आगे उनका पूरा फ्लीट बेबस था। और 700 किलोमीटर से 1 इंच भी वो आगे नहीं बढ़ सके। जब ये 8 सबमरीन इंशाल्लाह पाकिस्तान के फ्लीट में शामिल हो जाएंगी तो आप बताइए कि उनको तो कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक। जो अभी वो 2 दफा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को इन 4 दिनों के दौरान, जो मई में हमारा उनके साथ वाकया किस्सा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें 2 दफा वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को मुंबई के पास ले गए,
और उसको जो लैंड बेस्ड एयर स्टेशन थे वहां से एयर कवर दिया। तो जब ये सबमरीन्स आ जाएंगी तो उनके पास ये स्पेस भी नहीं बचेगी, बिल्कुल ठीक। इसलिए उनको बहुत ज्यादा परेशानी लाहक है इन सबमरीन्स की वजह से। और बाय द वे, मैं आपको अगर हिस्ट्री में थोड़ा सा ले जाऊं जी जी। तो 1965 में देख लीजिए, पाकिस्तान 1964 में पहला मुल्क था इस रीजन में जो सबमरीन को लेकर आया। उस सबमरीन गाजी ने 1965 में पूरे इंडियन फ्लीट को बंबई हार्बर में महसूर कर दिया था पूरी जंग के दौरान। ठीक। और पाकिस्तान की शिप्स बड़े आजादी के साथ गए और द्वारका का स्टेशन तबाह किया और खैर से सलामती से वापस आ गए। बिल्कुल ठीक। इसी तरह आप 71 में देखिए कि जो पीएनएस हंगोल थी, मैंने पहले जैसे बताया कि उसने एक शिप को तो क्रिपल कर दिया और दूसरे को बिल्कुल समंदर बुर्द कर दिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो हमारी सबमरीन सर्विस की बड़ी शानदार रिवायत रही है। तो माशाल्लाह। उनको ये भी पता है कि प्रोफेशनली पाकिस्तानी सबमरीनर्स, उनका कोई मुकाबला नहीं है। आप देख लें कि पिछले 8 साल में आपने 4 दफा इंडिया की सबमरीन पकड़ के उनके हवाले किए जी वापस। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान की कभी कोई सबमरीन के बारे में आपको ऐसी खबर नहीं आई। उनकी बिल्कुल सबमरीन्स के जरा ओपन सोर्स पे आप एक्सीडेंट्स निकाल के देख लीजिए कितने हुए। बिल्कुल ठीक सर। पाकिस्तान की सबमरीन का कभी आपको कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं रहता। एक बड़ा प्रोफेशनलिज्म है, और उस प्रोफेशनलिज्म के साथ जब एक मतलब मॉडर्न वेपन इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा तो कॉम्बो ही कोई नहीं। बिल्कुल ठीक सर। फैसल साहब, चूंकि जिक्र हो रहा है ये जो उनका बहरी बेड़ा है सबसे बड़ा, 4500 से जायद का अमला वहाँ मौजूद है, प्रॉब्लम्स भी उस जहाज़ के अंदर आई, बहरी बेड़े के अंदर, तो अब इसे बहर अमर से वापस बुला लिया गया। कल रात की खबर है, मैं सुबह भी इस पर नज़र रखे हुआ था कि ये कोई मिड ऑफ मई तक वापस पहुंच जाएगा। इसको वापस बुलाने से क्या मुराद ली जाए? देखिए, ये जो जेरड फोर्ड है ये काफी अरसे से डिप्लॉयड है, और ईरान जंग से पहले ये वेनेजुएला की तरफ डिप्लॉयड था और वहां इसने ऑपरेशन किया था। उसके बाद इसको वापस जाना था अमेरिका अपनी जो नॉर्मल मेंटेनेंस शेड्यूल होता है उसके लिए। ठीक। लेकिन फिर इसको डिप्लॉय कर दिया इन्होंने मेडिटेरेनियन में, इस ईरान जंग में। ईरान जंग इनका ख्याल था कि 4-5 दिन की होगी तो उसके बाद इसको रिलीव कर देंगे और ये चला जाएगा। लेकिन ये तकरीबन वहां पे कुछ 40-45 दिन रहा, और फिर अब सुना था कि इसको रेड सी में वो ले आए हैं। जी। लेकिन इसने मई में वापस पहुंचना है अमेरिका, ताकि इसकी जो मेंटेनेंस शेड्यूल है वो ज्यादा लेट ना हो। और अभी भी लेट होने की वजह से जो खबरें हैं वो ये है कि ये अगले 6 महीने तक ऑपरेशंस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। यानी दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म, मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर अगले 6 महीने के लिए ये अवेलेबल नहीं होगा अमेरिका के पास, क्योंकि इसकी ऑलरेडी मेंटेनेंस शेड्यूल लेट हो गई है। जब ये मेंटेनेंस में जाते हैं तो फिर एक्चुअली इनकी हर चीज चेक होती है, एक एक नट एंड बोल्ट आप समझिए कि चेक होता है। ठीक। तो उसमें टाइम लगता है, और जब आप उसको लेट कर देते तो जाहिर बात है कि फिर वो सारी मेंटेनेंस शेड्यूल लेट हो जाती है और उसमें मजीद टाइम लगता है, क्योंकि चीजें चल चल के और खराब हो जाती हैं, या आप समझ लें कि घिस जाती हैं, तो उनको रिप्लेस करना पड़ जाता है। तो फिर जब आप खोलते हैं मशीनरी को तो पता चलता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 6 महीने तक ये अवेलेबल नहीं होगा। ये जा रहा है, लेकिन आपको ये भी खबर होगी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इस थिएटर में पहुंचने वाला है या पहुंच गया है तकरीबन। और मैं समझता हूं कि मकसद 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का यहाँ रखने का ये होगा कि ईरान के ऊपर एक ब्लॉकेट का प्रेशर रखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो बाबल मंदब है उस पे कंट्रोल हासिल किया जाए कि अगर हूतीस वहां पे कोई गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं तो उनको वो गड़बड़ ना करने दी जाए और बाबुल मंदब को खोले रखा जाए, क्योंकि हूतीस ने और ईरान ने कहा है कि हम बाबुल मंदब बंद कर सकते हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए यहाँ मौजूद रहेंगे कि ब्लॉकेट, और फिर वो जो बाबुल मंदब है उसकी स्ट्रेटेजिकली दिस मेक्स लोड्स ऑफ सेंस। फैसल शाह साहब, एक और इसमें नुक्ता ये भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी, अगर आप उसको करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हो सकता है कि मशरक़ वुस्ता की बेसिस इस्तेमाल करने की बजाय अगर हमला करता है अमेरिका दोबारा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, इन जो कैरियर्स हैं उनके ज़रिए किया जाए, क्योंकि उस सूरत में तो फिर ईरान ने ठान ली थी कि वो मशरक़ वुस्ता की तमाम अहम तनसीबात को जवाबन हिट करेगा, और उसने करके भी दिखाया। नहीं, ये पॉसिबिलिटी भी है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम तो जैसे जनरल रजा कह रहे थे अभी कि हम जरा पॉजिटिव आउटलुक के साथ हैं, और हम ये समझते हैं और सोचते हैं कि शायद जंग दोबारा शुरू ना हो, और जो बातचीत का मरहला है वो आगे बढ़ता रहे और कुछ ना कुछ मुस्बत नताइज निकल आए, तो हो सकता है कि जंग ना हो। लेकिन अगर आपकी बात सही है कि खुदा ना खास्ता जंग दोबारा चढ़ जाती है, तो फिर ये तो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप एयर ऑपरेशंस कर सकते हैं। और इस वक्त क्योंकि ईरान की जो नेवी है, जो कि ओशन गोइंग नेवी है, अर्तिश वाली,
उसको खासा डैमेज हो चुका है, जो ट्रम्प साहब भी कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो तो यहाँ तक नहीं पहुंच सकेगी। मिसाइल्स की रेंज में अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर या इनके स्कॉटिंग शिप्स आए तो वो जरूर अटैक किए जा सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है अमेरिकन भी उससे बाहर रहकर ही ऑपरेट करेंगे। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगर खुदा न खास्ता जंग शुरू हुई तो इनको यूज किया जा सकता है, बहुत इफेक्टिव प्लेटफॉर्म्स होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिलहाल क्योंकि बातचीत चल रही है तो उसमें ये दो मकासद इनके हैं फिलहाल प्राइमरी। तो शाह साहब, ये जो बाकी दो बहरी बेड़े हैं, ये कोई बड़ा बहरी बेड़ा कितना अंदर में रह सकता है? देखिए जामी, ये तो न्यूक्लियर प्रोपेल्ड बहरी बेड़े हैं, तो ये तो बहुत अरसे तक रह सकते हैं। और इसमें सिर्फ एक ह्यूमन एंड्योरेंस जो होती है वो एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से उसको अगर आप किसी हार्बर में लेके जाना चाहें तो ले जाएं, या उसकी अपनी कोई एक शेड्यूल मेंटेनेंस पीरियड होता है, उसमें अगर उसने वापस जाना है तो वो जाएगा। लेकिन ये कई महीने रह सकते हैं, मतलब 3 से 4 महीने तो ये नॉर्मल चीज है कि ये रह सकते हैं। और फिर ये नहीं होता कि ये समंदर में ही रहते हैं, ये गाहे बगाहे मुख्तलिफ पोर्ट्स टच करते रहते हैं ताकि अपना राशन पानी वगैरह और थोड़ा सा लोगों के लिए भी रिफ्रेशिंग होता है किसी पोर्ट पे चले जाना। तो वो एक्टिविटीज भी चलती रहती हैं। अगर वो चलती रहे, मशीनरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेड्यूल मेंटेनेंस कोई ऐसी नहीं है जो कि जरूरी हो, तो मेरा ख्याल है ये कई महीने तक ये लोग सी में आराम से रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।